बीकॉम पार्ट थर्ड, पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट, विपणन प्रबंध में आज हम क्रय निर्णय प्रक्रिया या क्रय प्रक्रिया जो है उसके बारे में जानेंगे। यह सत्य है कि प्रत्येक उपभोक्ता क्रय निर्णय करता है और उसे क्रय निर्णय करना ही पड़ता है, किंतु यह भी सत्य है कि प्रत्येक प्रकार के उत्पाद सेवा के क्रय के निर्णय की प्रक्रिया एक समान नहीं होती। जो क्रय निर्णय प्रक्रिया टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, ब्रेड, बटर आदि के लिए अपनाई जाती है, वही प्रक्रिया कपड़े, कंप्यूटर या कार खरीदने के लिए नहीं अपनाई जाती है। वस्तुतः उत्पाद की प्रकृति, उसके मूल्य एवं उसके महत्व के अनुरूप क्रय प्रक्रिया परिवर्तित होती रहती है। कभी इस प्रक्रिया में 1-2 चरण भी स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होते हैं, जबकि कभी कभी इस प्रक्रिया में 5-6 चरण भी स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं तथा इन्हें पूरा किया जा सकता है। क्रय निर्णय प्रक्रिया की दृष्टि को 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। प्रथम, निम्न उलझाव, लो इन्वॉल्वमेंट वाले उत्पाद तथा द्वितीय उच्च उलझाव, हाई इन्वॉल्वमेंट वाले उत्पाद। निम्न उलझाव वाले उत्पाद वे होते हैं जिनके क्रय से पहले एवं बाद में उपभोक्ता बहुत अधिक सोच विचार नहीं करता है। ऐसे उत्पाद प्रायः उपभोक्ता के दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं तथा बार बार क्रय किए जाते हैं। ऐसे उत्पादों के क्रय में जोखिम प्रायः सीमित ही होती है। इन्हीं कारणों से उपभोक्ता इन उत्पादों के क्रय में अधिक ध्यान एवं समय नहीं देता है। उच्च उलझाव वाले उत्पाद वे होते हैं जो उपभोक्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनका मूल्य बहुत होता है, इन्हें बार बार क्रय नहीं किया जाता है, इनसे उपभोक्ता का सामाजिक स्तर प्रभावित होता है, इनसे उपभोक्ता की व्यक्तिगत सुरक्षा भी सम्मिलित होती है, इनमें उपभोक्ता की व्यक्तिगत रुचियां भी संतुष्ट होती हैं। ऐसे उत्पादों के क्रय से पूर्व उपभोक्ता अनेक बातों पर सोच विचार करता है। फलतः ऐसे उत्पादों के क्रय निर्णय की प्रक्रिया में अनेक चरण पूरे करने पड़ते हैं। तो ये जो चरण हैं, क्रय प्रक्रिया के चरण हैं, ये पूरे करने पड़ते हैं। 6 चरण हैं। सबसे पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप, जहाँ से शुरू होता है क्रय निर्णय प्रक्रिया। सामान्यतः बिना आवश्यकता के कभी कोई कुछ भी नहीं खरीदता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी उत्पाद सेवा को क्रय करने का निर्णय तभी करता है जबकि उसे उस उत्पाद सेवा की आवश्यकता अनुभव होती है। अतः क्रय प्रक्रिया निर्णय प्रक्रिया का प्रारंभ आवश्यकता की पहचान से ही होता है। आवश्यकता से पहचान से तात्पर्य किसी असंतुष्ट या अतिरिक्त आवश्यकताओं से है जिसके कारण व्यक्ति को कष्ट, असुविधा या तनाव अनुभव होता है, यानी कुछ कमी महसूस होती है। और उदाहरण के लिए भोजन की आवश्यकता होने पर शारीरिक एवं मानसिक कष्ट अनुभव होने लगता है। आवश्यकता की पहचान या जानकारी तब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति एवं अपेक्षित भावी स्थिति के बीच के अंतर को समझ लेता है। उदाहरणार्थ, जब एक भूखा व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति एवं भोजन क्रय कर खा लेने के बाद की स्थिति में अंतर को समझ लेता है तो उसे उसकी भोजन की आवश्यकता का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति किसी नई कार के क्रय का निर्णय तभी करेगा जबकि अपनी पुरानी कार से होने वाले कष्ट, या उसके पास कार नहीं है तो उसका मतलब कमी महसूस होना, असुविधा, तनाव, यानी वर्तमान वास्तविक स्थिति तथा नई या कार खरीदने से होने वाले आराम एवं सम्मान के बीच के अंतर को समझ लेगा। यानी इस प्रकार स्पष्ट है कि कोई भी उपभोक्ता किसी भी उत्पाद के क्रय का निर्णय तभी करता है जबकि वह उस उत्पाद की आवश्यकता को जान या समझ लेता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बिना आवश्यकता को तत्काल
जैसे भोजन की आवश्यकता को जान पहचान लेता है, तो कभी कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता को देर से पहचान पाता है, किंतु क्रय निर्णय प्रक्रिया तभी प्रारंभ हो जाती है जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पहचान लेता है। ये उल्लेखनीय है कि किसी व्यक्ति की आवश्यकता आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही कारणों तत्वों से उत्पन्न हो सकती है। आंतरिक कारणों से तात्पर्य व्यक्ति के शरीर के भीतरी कारणों एवं तत्वों से है। भूख, प्यास आदि आंतरिक कारण हैं जिनसे भोजन पानी की आवश्यकता उत्पन्न होती है। बाह्य कारणों से तात्पर्य वातावरण संबंधी तत्वों या कारणों से है जो किसी व्यक्ति में किसी आवश्यकता को जगा देते हैं। ऐसा तब होता है जबकि कोई व्यक्ति किसी उत्पाद सेवा को कहीं पर देखता है या किसी भी अन्य व्यक्ति को उस उत्पाद सेवा का उपयोग करते देखता है, या वह उस उत्पाद सेवा के विज्ञापन प्रचार आदि को पढ़ता है, सुनता है, देखता है। ऐसे में उस व्यक्ति के मन में उस उत्पाद सेवा को प्राप्त करने एवं उसका उपभोग की इच्छा जागृत हो जाती है। व्यक्ति जब इस इच्छा को पूरी करना चाहता है तो वह अपनी आवश्यकता को पूर्णतः पहचान लेता है। तो पहला है आवश्यकता की पहचान। दूसरा जो इसमें प्रक्रिया का चरण है, कदम है, वो है सूचनाओं या विकल्पों की खोज। उपभोक्ताओं को जब अपनी आवश्यकता ज्ञान हो जाती है तो वह उन उत्पादों सेवाओं के संबंध में सूचनाओं की खोज करता है तो उसकी आवश्यकता को संतुष्ट कर सके, उदाहरणार्थ कार की आवश्यकता ज्ञान होने पर वह कार के विभिन्न ब्रांडों, मॉडलों आदि के संबंध में सूचनाएं एकत्र करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की तीव्रता के अनुरूप ही सूचनाओं की खोज करता है। यदि आवश्यकता में तीव्रता नहीं है तो वह धीरे धीरे सूचना एकत्र करता है, किंतु आवश्यकता की तीव्रता बहुत गहरी है तो वह तत्काल विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं एकत्र करता है। सूचनाओं की खोज दो प्रकार से की जा सकती है। प्रथम है आंतरिक खोज तथा द्वितीय बाह्य खोज। आंतरिक खोज में उपभोक्ता स्वयं अपनी पुरानी सूचनाओं एवं अपने पुराने अनुभवों का स्मरण करता है। ऐसा तभी संभव है जबकि उस उपभोक्ता ने पहले उस उत्पाद सेवा का उपयोग किया हो या उसके संबंध में पहले से कई सूचनाएं प्राप्त की हो। बाह्य खोज बाह्य स्रोतों से सूचना एकत्र की जाती है। ऐसे स्रोत निम्नानुसार हो सकते हैं। व्यक्तिगत स्रोतों से अपने मित्रों, पहला जिसे व्यक्तिगत स्रोत से कर सकता है, मित्रों, संबंधियों, पड़ोसियों, सहकर्मियों, जान पहचान वालों से। व्यावसायिक स्रोतों से अर्थात विज्ञापनों, विक्रयकर्ताओं, विक्रय संवर्धन साधनों, उत्पाद के पैकिंग एवं पैकेजिंग मध्यस्थों, उत्पादन प्रदर्शनों आदि से। अनुभवजन्य स्रोतों से अर्थात उत्पाद के उपभोग, परीक्षण, परिवहन करने वाले आदि से। और जन स्रोतों से अर्थात समाचारों, लेखों, सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जारी उत्पाद मूल्यांकन रिपोर्टों, उपभोक्ता संघों की रिपोर्टों आदि से। प्रत्येक क्रेता उत्पाद सेवा के संबंध में विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में विपणनकर्ता का कर्तव्य हो जाता है कि वह सभी संभावित क्रेताओं को अपनी ओर से उत्पाद संबंध में सभी आवश्यक ठोस एवं विश्वसनीय सूचनाएं उपलब्ध करें। ऐसा करके क्रेता को भ्रमित होने से बचाया जा सकता है। तो ये है सूचनाओं और विकल्पों का खोज, दूसरा चरण हुआ। तीसरा है विकल्पों का मूल्यांकन। अब मतलब जो विकल्प सामने आए हैं तो अब क्या शुरू होता है, क्रय निर्णय की प्रक्रिया में अगले चरण में उपभोक्ता उत्पादों सेवाओं के उपलब्ध विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन एवं मूल्यांकन करता है। विकल्पों का मूल्यांकन करने हेतु उपभोक्ता को कुछ आधार या मापदंड निर्धारित करने पड़ते हैं। ये मापदंड उपभोक्ता स्वयं अपने अथवा अपने परिवारों के सदस्यों, मित्रों, पड़ोसियों, सहकर्मियों आदि के ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर निर्धारित करता है। मूल्यांकन आधारों से तात्पर्य उन घटकों या आधारों से है जिन्हें कोई उपभोक्ता किसी उत्पाद के चयन में महत्वपूर्ण समझता है। ऐसे घटकों में कुछ वस्तुपरक तथा
परिमाणात्मक होते हैं, जबकि कुछ अन्य व्यक्तिपरक या गुणात्मक हो सकते हैं। फिर उत्पाद का मूल्य भार, वजन, आकार, निष्पादन क्षमता या ऊर्जा की मात्रा का उपयोग आदि वस्तुपरक एवं परिमाणात्मक मूल्यांकन घटक है। अतः कार के विकल्पों के मूल्यांकन हेतु कार का मूल्य, सीटों की संख्या, अधिकतम गति, प्रति लीटर पेट्रोल से दूरी तय करने की क्षमता आदि का उपयोग किया जाता है। तो वस्तुपरक एवं परिमाणात्मक घटकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तिगत परक तथा गुणात्मक मूल्यांकन घटकों आधारों में प्रायः उत्पाद की किस्म, ख्याति, ब्रांड की छवि, रंग, रूप, पैकेजिंग आदि को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरणार्थ, चेहरे की क्रीम के विकल्पों के मूल्यांकन में उत्पाद की किस्म, उत्पादन कंपनी की ख्याति, क्रीम के ब्रांड की छवि, पैकेजिंग आदि आधार महत्वपूर्ण होते हैं। बनियान और अंडरगारमेंट जैसे उत्पादों के मूल्यांकन में किस्म, टिकाऊपन, फिटिंग आदि को प्रायः आधार माना जाता है। सामान्यतः मूल्यांकन के 1-2 आधार ही पर्याप्त होते हैं, किंतु कभी कभी कई आधारों पर विकल्पों का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। जब एक से अधिक आधारों पर मूल्यांकन किया जाता है तो उपभोक्ता को प्रत्येक आधार पर मूल्य या महत्व निर्धारित कर लेना चाहिए, यानी वेटेज देना है, किसको वेटेज देना है। मूल्यांकन के प्रत्येक आधार का मूल्य या महत्व जहाँ तक हो सके वस्तुपरक या परिमाणात्मक होना चाहिए। फिर अगली स्टेप है उत्पाद की जांच या परख। विभिन्न वैकल्पिक उत्पादों का मूल्यांकन करने के बाद भी कभी कभी उपभोक्ता उन उत्पादों की जांच परख भी करना चाहता है। खाद्य उत्पादों की प्रायः चखकर, सूंघकर जांच परख की जाती है। उपभोज्य उत्पादों की जांच उनका उपयोग करके की जाती है, जैसे डिटर्जेंट, पाउडर, शैम्पू आदि का उपयोग करके जांच परख की जाती है। इस हेतु यदि निःशुल्क नमूने उपलब्ध हो, यानी फ्री सैंपल हो, तो उनका उपयोग कर जांच परख की जाती है। यदि नहीं तो थोड़ी मात्रा में खरीद कर इनका उपयोग कर जांच परख की जा सकती है। यंत्रों, उपकरणों, वाहन आदि को खरीदने से पूर्व इनका उपयोग कर या चलाकर उनकी जांच परख की जाती है, डेमो दिया जा सकता है। इस प्रकार उपभोक्ता उत्पाद की जांच परख से संतुष्ट होने के बाद में क्रय निर्णय कर सकता है, किंतु उपभोक्ता सभी उत्पादों की जांच परख करके ही क्रय नहीं करता। फिर है अगला क्रय निर्णय। इस प्रक्रिया में इस चरण में उपभोक्ता उत्पादों के ब्रांडों में से किसी एक ऐसे उत्पाद या उत्पाद ब्रांड का चयन करता है जिसे वह क्रय करना चाहता है। इस हेतु उपभोक्ता उपलब्ध सभी विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। तुलनात्मक अध्ययन करते समय विकल्पों के मूल्यांकन के आधारों के साथ साथ अन्य कई बातों एवं परिस्थितियों को भी ध्यान में रख सकता है। तत्पश्चात उपभोक्ता सभी आधारों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी एक सर्वश्रेष्ठ, यानी उसके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ और अनुकूलतम उत्पाद या ब्रांड विकल्प का चयन करके क्रय करने का निर्णय लेता है। यह उल्लेखनीय है कि किसी उत्पाद या किसी ब्रांड के उत्पाद के क्रय निर्णय को कभी कभी कुछ परिस्थितियां भी प्रभावित कर देती हैं। उदाहरणार्थ, यदि कई बार किसी इच्छित उत्पाद या रंग का उत्पाद उपलब्ध न होने पर किसी अन्य ब्रांड या रंग के उत्पाद को क्रय करने का निर्णय कर लिया जाता है। कभी कभी घर परिवार के सदस्य, मित्र आदि भी क्रय निर्णय की प्रक्रिया में उत्पाद के रंग एवं ब्रांड में परिवर्तन कर देते हैं। उपभोक्ता क्रय निर्णय करते समय उस समय उत्पाद विक्रेता को भी निर्धारित करता है कौन है, जैसे स्टोर, कौन सी दुकान, जिससे वह उत्पाद को क्रय करना चाहता है। उत्पाद विक्रेता का निर्धारण भी कई घटकों से प्रभावित होता है, जैसे उसकी स्थिति, यानी उसकी लोकेशन, स्थान, मूल्य, उसके विक्रयकर्ता का व्यवहार, विक्रेता की छवि एवं ख्याति, विक्रेता द्वारा प्रदत्त गारंटी एवं सेवाएं, विक्रेता के पास उपलब्ध अन्य सहायक एवं संबंधित उत्पाद आदि। कभी कभी उपभोक्ता इस चरण पर पहुंचकर उत्पाद क्रय नहीं करने का निर्णय भी कर सकता है, बाद में ड्रॉप कर देता है वो निर्णय। फिर है क्रयोपरांत मूल्यांकन। यही क्रय निर्णय के पार्ट है। उत्पाद का क्रय करने के बाद उपभोक्ता अपने क्रय निर्णय का मूल्यांकन करता है। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता इस बात को ज्ञात करता है कि उससे उत्पाद से जो आशाएं बांधी थी वे किस सीमा तक पूरी हुई है, यानी उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी पूरी हुई है। इस हेतु वह उत्पाद को उन सभी आधारों, कसौटियों पर वास्तविक मूल्यांकन करता है जिन आधारों पर उसने उस उत्पाद को क्रय करने का निर्णय किया था। ऐसे मूल्यांकन से ये स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता
इस उत्पाद के क्रय से संतुष्ट हुआ अथवा असंतुष्ट। यदि उपभोक्ता संतुष्ट होता है तो क्रय निर्णय सही माना जाता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अन्य लोगों को भी उत्पाद क्रय करने की सलाह भी देता है तथा स्वयं भी बार बार ऐसे उत्पाद को क्रय करना चाहता है। यदि उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होता तो वह इस उत्पाद के विरुद्ध शिकायत करता है। सामान्यतः जब भी कोई उपभोक्ता भारी मूल्य का उत्पाद खरीदता है तो मन में यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि कहीं उसने क्रय निर्णय गलत तो नहीं कर लिया है। तो संदेहास्पद स्थिति उसको कहा जाएगा। और उसके कारण क्या होंगे? यदि क्रय राशि अधिक हो गई, यदि अस्वीकृत किए गए उत्पाद में अपेक्षित विशेषताएं तथा क्रय किए गए उत्पाद में न हो, यानी जिसने जो रिजेक्ट किया है, कुछ माल को तो छोड़ा है ना, उसको छोड़ा है और जो खरीदा है उसमें जो है वो अपेक्षित विशेषताएं न हो, दूसरे में हो। यदि क्रय निर्णय बहुत महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालीन प्रभाव उत्पन्न करने वाला हो तो ऐसी संदेहास्पद स्थिति में है तो वो विकल्पों की खोज करता है। क्या करेगा? या तो मतलब उसको रिटर्न करेगा, उस क्रय किए गए उत्पाद को लौटाने की सोचता है, अथवा वह ऐसी सूचना या तथ्यों की खोज करना प्रारंभ कर देता है जिससे यह सिद्ध कर सके कि उसका चयन सही है। तो सामान्यतः विपणनकर्ता स्वयं उत्पाद को संदेहास्पद स्थिति में उबारने का प्रयास करता है ताकि वह उत्पाद लौटाने का निर्णय न ले। इस हेतु विपणनकर्ता उपभोक्ताओं को ऐसी सूचनाएं देता है या ऐसे तथ्य प्रस्तुत करता है जिससे वह यह अनुभव करने लगे कि उसका चयन सही है। कभी कभी विक्रेता उत्पाद बदलने या अन्य उत्पाद खरीदने पर विशेष छूट या सुविधाएं देने का आश्वासन देकर उपभोक्ता को संतुष्ट कर देते हैं। कई बार उपभोक्ता स्वयं भी संदेहास्पद स्थिति में उबरने हेतु अपनी सोच को बदलने लगते हैं। कई बार वह यह सोचकर अपनी मन स्थिति को संतुलित करने का प्रयास करता है कि अगली बार अस्वीकृत उत्पाद क्रय कर लेंगे। ठीक है, इस बार ये ले लिया, लेकिन अब जो छोड़ा अगली बार जब लेंगे तो उसको लेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्रय निर्णय प्रक्रिया अनेक चरणों से गुजरती है, किंतु व्यवहार में सभी चरण इसी अनुक्रम में नहीं पूरे किए जाते हैं। वस्तुतः प्रत्येक उपभोक्ता अपनी योग्यता, क्षमता, ज्ञान, अनुभव आदि से के अनुसार अपनी क्रय निर्णय प्रक्रिया को अपनाता है। तो ये हुई क्रय निर्णय प्रक्रिया की बात। धन्यवाद।